नाज़रीन, इजराइल को तस्लीम करने वाला दुनिया का पहला मुसलमान मुल्क तुर्की है। आज इजराइल के मुमकिन फौजी हरीफ के तौर पे उभरा है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जिसमें शाम तसादुम का एक मुमकिन मैदान बन सकता है। यूं अब सवाल यह पैदा हुआ है कि इजराइल और तुर्की के दरमियान अगर जंग छिड़ती है तो क्या इजराइल ये जीत सकेगा? गुज़श्ता साल इजराइल और ईरान की 12 रोजा जंग के बाद इजराइल में यह बहस शुरू हुई कि अगर ईरान कमजोर हुआ तो उसकी शिकस्त से पैदा होने वाले खला को कौन पुर करेगा। इजराइल के मुताबिक वजीर दिफा योव गालंट के मुताबिक तुर्की इस खला को पुर करने का फितरी दावेदार हो सकता है जो ताकतवर फौज और मजबूत दिफाई सनत रखता है। 18 अगस्त को शाम के अबू जहूर फजाई अड्डे पर इजरायली हमले के बाद दोनों ममालिक में पैदा होने वाली कशीदगी ने सवाल पैदा किया कि क्या तुर्की और इजराइल शाम में तसादुम के करीब पहुंच रहे हैं। दोनों ममालिक शाम के हवाले से मुख्तलिफ मकासद रखते हैं। तुर्की एक मुत्तहिद और मुस्तहकम शाम चाहता है जबकि मरकजी हुकूमत सरहदों पर कंट्रोल रखेगी। मुसल्ला गिरोह रियासती ढांचे में शामिल हों और शामी पनाहगुज़ीन वापस अपने मुल्क का रुख करें। इजराइल कमजोर शाम को अपने लिए ज्यादा महफूज समझता है। वो मजबूत फजाई दिफा, जदीद हथियारों और गोलान के करीब किसी ताकतवर दुश्मन कुव्वत के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई की आजादी चाहता है। बशारुल असद के दौर में शाम में ईरान का असर नुमाया था, लेकिन 2024 के आखिर में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद तुर्की का असर बढ़ गया। यूं इजराइल के लिए शाम में साबिक ईरानी चैलेंज अब एक मुमकिन तुर्क चैलेंज बन चुका है। इख्तलाफ सिर्फ जोग्राफियाई मफादात का नहीं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत इस्लामी शनाख्त को तुर्क कौम परस्ती से जोड़ती है, जबकि इजराइल की दाएं बाजू की हुकूमत गजा, लबनान और शाम में फौजी असर और रसूख बढ़ाना चाहती है। तुर्की शाम में मरकजी हुकूमत का हामी है, जबकि इजराइल नई शामी क़यादत को उसके जिहादी माजी के बायस शक की निगाह से देखता है और कुर्द और दरूज बरादरियों की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। लेकिन क्या इजराइल तुर्की के खिलाफ वही हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की गई? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इन दिनों सिफारती हलकों में जोर शोर से बहस जारी है। ईरान के खिलाफ इजराइल को अमरीकी हिमायत हासिल थी, जबकि तुर्की नेटो का रुकन है। यूं इजराइल का तुर्की के साथ जंग दो ममालिक का मामला नहीं रहेगा और उसके असरात पूरे मगरबी इत्तेहाद पर मुरतब होंगे। तुर्की गुज़श्ता 10 वर्षों में दिफाई खुद निसारी के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके जदीद ड्रोन बरामद हो रहे हैं, वो अपने लड़ाका तैयारे बना रहा है। फजाई ताकत में इजराइल को कुछ बरतरी हासिल हो सकती है, लेकिन तुर्की को F-35 मिल गए तो वो फर्क भी कम या खत्म हो जाएगा। तुर्की की बहरिया भी ताकतवर है, जिसके बायस उसे इजराइल पर वाज़े अस्करी बरतरी है। अमेरिका और यूरोप तुर्की को ईरान की तरह आलमी खतरा नहीं समझते और तुर्की में अमेरिकी सफीर टॉम बाराक ने शाम में तुर्की की सरहद के करीब इजरायली हमले की खुले अल्फाज में मजम्मत की थी और यह हमला उस वक्त हुआ जब तुर्की यह तस्दीक कर चुका था कि उसकी फौज शाम में तायुनात नहीं है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सियासी और इंतखाबी फायदे के लिए शिमाली शाम में हमला करके तुर्की के साथ नया महाज खोलने का खतरा मोल लिया है। तल अवीव के एक बिल बोर्ड पर भी एर्दोगान को ईरान और हिजबुल्लाह का इत्तेहादी और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ दिखाया गया। इजराइल को शाम में तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख पर तशवीश हो सकती है, लेकिन क्या फजाई हमले तुर्की को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर सकते हैं? क्या तमाम सिफारती रास्ते बंद हो चुके? क्या मोसाद के सरबराह और शामी वजीर खारजा के दरमियान महदूद राबिता सिफारतकारी के बंद दरवाजे खोल सकता है? और क्या इजरायली पॉलिसी साज ये तयन कर चुके हैं कि इजराइल को ईरान के बाद तुर्की से जंग की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी? ईरान के कमजोर होने के बाद मशरक़ वस्ता का अगला बहरान शायद इजराइल और किसी रिवायती दुश्मन के दरमियान नहीं, बल्कि दो ऐसे ममालिक के दरमियान पैदा हो जो कभी एक दूसरे के करीबी इत्तेहादी रह चुके हैं। यूं सवाल अब ये नहीं कि इजराइल तुर्की को मैदान जंग में शिकस्त दे सकता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या वो कोई ऐसी जंग शुरू करने का खतरा मोल लेगा जिसके नताइज उसके अंदाजों से कहीं। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने। एम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जौहर सलीम साहब, मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो ये जो शाम वाला महाज है, इस शाम के महाज के ऊपर तुर्की की जो पोजीशन है वो क्या दिखाई दे रही है, और इस शाम के महाज में इजराइल को तुर्की से खतरा क्या है? दोनों मुल्कों के एक वक्त में तो चले कुछ थोड़ी सी कन्वर्जेंस भी थी, लेकिन जाहिर है कि वो अब मुख्तलिफ ग्रुप्स को वहां पे सपोर्ट करें। देखिए, तुर्की के लिए जो शाम के साथ उनका बॉर्डर है, इजराइल का भी शाम के साथ बॉर्डर है, तो अब वो जाहिर है कि दोनों साइड्स ये चाहती हैं। और फिर तुर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत अहम है कि वहां पे असल उनको जो मसला है वो होता है PKK और इस तरह के जो कर्दिश जो ग्रुप्स हैं, तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह भी सीरिया में कोई ऐसा ग्रुप जो है पावर में ना हो, या जो अगर पावर में हो तो कम से कम वो सपोर्ट ना करे किसी तरह से भी PKK रिलेटेड ग्रुप्स को। तो इजराइल के लिए तो ये कोई कंसर्न नहीं है।
तो उस लिहाज से अब जाहिर है कि उनके नुक्ता नज़र में बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो गया। हालांकि ये याद रहे कि एक वक्त था कि तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात बहुत ही करीबी थे। मैं तो तुर्किया में पोस्टेड भी रहा हूँ 99 से 2002 तक। उस वक्त तक तो उनके न सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन थे बल्कि बहुत ही क्लोज सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन भी था। लेकिन प्रेसिडेंट एर्दोआन के आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जो रिलेशनशिप है वो बदलता गया और फिर जाहिर है कि उनके दरमियान स्ट्रेटेजिक जो कन्वर्जेंसेस की बजाय स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसेस बढ़ गई हैं और अब शाम जो है वो एक किस्म का मैं समझता हूँ कि वो एक टर्फ वॉर बन गया है। जौहर साहब, सर ये बताइए कि दूसरे ममालिक के मामले के ऊपर, जिस तरह गज़ा का मामला है, ईरान का मामला है, लबनान का मामला है, कहीं ना कहीं अमेरिका की पोजीशन जो है वो टो करती रही है इजरायली पॉलिसी को। लेकिन तुर्की के मामले के ऊपर अमेरिका की पॉलिसी इजराइल से किस हद तक मुख्तलिफ होगी कि जब बारहा मवाक़ों के ऊपर F-35 की हवालगी ना करने के हवाले से भी प्रेशर डाला गया इजराइल की जानिब से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं देखा और नेटो का तुर्की रुकन भी है और अभी जो है वो दिफाई महाज के ऊपर और माशी महाज के ऊपर मजीद एग्रीमेंट्स जो हैं वो तुर्की के साथ अमेरिका के हो रहे हैं। तो इस मंजरनामे में अमेरिका की पोजीशन दूसरे ममालिक की निस्बत इस महाज के ऊपर किस हद तक मुख्तलिफ होगी? आपने जिस तरह आपने कहा, देखिए तुर्किया जो है नेटो का बहुत ही अहम रुकन है। सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस जो है वो नेटो में वो तुर्किया की हैं। फिर उनकी जो है अब तुर्किया पिछले 10-15 साल में उनकी ट्रेड कई गुना बढ़ गई है, उनका रीजनल इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा है और अमेरिका के साथ ये ठीक है कि एर्दोआन के ताल्लुकात उस तरह के नहीं रहे जिस तरह से उनके पहले जो उनके प्रेडिसेसर्स थे उनके थे, बट स्टिल उनकी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस हैं अभी। और देखें अमेरिका के ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की बड़ी स्ट्रांग लॉबी है अमेरिका में और वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, लेकिन ये नहीं होता कि वो हर चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनका जो ज्यादा जोर है इजराइलीज का वो मिडल ईस्ट के मामलात पे, खुसूसन जो है जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके मामलात से ज्यादा होता है और पैलेस्टीनियन जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ज्यादा होता है। तुर्किया पे उनकी बात हमेशा पहले भी नहीं मानी जाती थी, अभी भी नहीं मानी जाती। वो तुर्किया के और रिलेशनशिप अमेरिका इस चीज को रिकग्नाइज करता है कि वो बहुत ही अहम रिलेशनशिप है, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि तुर्किया फिर ड्रिफ्ट करना शुरू कर दे जो दूसरी जो पावर्स हैं, मिसल रशिया जिसके साथ तुर्किया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी तरह चीन के साथ भी। तो वो नहीं चाहेंगे कि तुर्किया जो है एक वक्त था कि अमेरिका सपोर्ट करता था तुर्किया की यूरोपियन यूनियन के अंदर इंक्लूजन को बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में जब वो ये ऑब्वियस हो गया कि यूरोपियन यूनियन किसी तरह भी तुर्किया को नहीं शामिल करेगा, तो फिर उसके बाद यूएस तुर्किया जो रिलेशनशिप है उसका एक अलग डायनामिक बन गया। लेकिन वो विद इन नेटो तो है, नेटो के एम्बिट में तो है और फिर जाहिर है कि उसको एक एज ए रीजनल जो है पावर भी देखता है अमेरिका। तो इसलिए ये नहीं कि इजराइल के कहने पे वो अपने बिगाड़ ले ताल्लुकात तुर्किया के साथ। जौहर साहब, बल्कि देखिए सर ये बताइए कि जब इजराइल ने एक गजा का फ्रंट अभी खोला हुआ है, बंद नहीं किया, लबनान का फ्रंट खोला हुआ है, शाम के साथ फ्रंट इस वक्त खोल रहा है, ईरान वाला फ्रंट भी अभी बंद नहीं हुआ और उस पर अमरीकी पॉलिसी पे बेंजामिन नेतन्याहू का बयान अलग से है कि उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई मुआहिदा हो कि जो इजराइल को भी काबिल कबूल हो, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है। जब इस तरह के बयानात भी उनके मौजूद हैं तो इस ज़िमन के अंदर वो तुर्की के साथ फ्रंट किस हद तक खोल सकते हैं और किस हद तक उनकी कैपेसिटी है अगर दोनों अतराफ में देखा जाए, और अगर नहीं खोल सकते तो आलमी सतह पे इस पे बहसों मुबाहिसा और चहमगोइयां क्यों जारी हो सारी? देखिए तुर्किया की ज़ाहिर अहमियत तो बहुत ज्यादा है। अब इजरायली दे कांट हैव द वे एवरीवेयर ना, ये हो नहीं सकता कि वो, और फिर अमेरिका में भी इजराइल की पोजीशन अब वो नहीं रही जो पहले थी। देखिए इस वक्त जो अमेरिका का यूथ है वो तो इजराइल को जो है ना ये समझते हैं कि वो ड्रैग है एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे, वो समझते हैं कि इजराइल का बोझ अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। और ये चीज जो है आहिस्ता आहिस्ता अब जो मेन पार्टीज हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स उनकी क़यादत तक पहुंच रही हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है इजराइल के खिलाफ बहुत एक कैटेगोरिक बयान दे दे जिस तरह का जेडी वैंस ने दिया था। ये भी नहीं हुआ था अमेरिका में कभी कि एक बंदा जो है जो न्यूयॉर्क का मेयर ऐसा आदमी इलेक्ट हो जो इजराइल को जो है ना बहुत ओपनली जो है ना सिर्फ क्रिटिसाइज करता है बल्कि कंडेम करता है। तो ममदानी का इलेक्शन भी
अब उसके बाद और भी कुछ मुसलमान जो कांग्रेस के रुकन मुंतखब हुए हैं इजराइल की सरतोड़ कोशिश के बावजूद। तो इजराइल का एक तो वो इन्फ्लुएंस पहले वाला नहीं रहा, जूइश लॉबी अमेरिका में पहले जितनी इफेक्टिव नहीं है एक तो। दूसरा ये कि इजराइल ने एक सारे, जिस आपने भी कहा और बिल्कुल सही है, एकदम बहुत ही ज्यादा मुहाज खोल लिए हर एक के साथ जीसीसी कंट्रीज में, जहां पे पहले ये बात हो रही थी कि अब्राहम अकॉर्ड्स में वो मजीद मुल्क जो है शामिल होंगे, इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे। उन्होंने गाजा में जो कुछ किया, जिससे न सिर्फ जीसीसी के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में उनके खिलाफ एक बहुत ही एक फजा बनी है। तो उसके बाद तो ना तो वहां पे इब्राहिम अकॉर्ड की कोई एक्सपेंशन का चांस है। और फिर इस तरह देखिए उन्होंने लेबनान में जाके क्या किया। अब उससे पहले जाहिर है कि वो गजा का तो पूरी दुनिया देख रही थी। फिर सीरिया में जाके क्या किया, फिर उसके बाद ईरान के साथ जो जंग है वो भी उन्होंने शुरू करवाई। उसके बाद तुर्किया के साथ वो एक मुखासमत की फजा जो है बना रहे हैं। तो अमेरिका में भी ये तो नहीं है कि इजराइल की अगर इजराइल पूरी दुनिया से जंग करना शुरू कर देता है तो इजराइल अमेरिका भी उनके पीछे पीछे चले। ठीक है, वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नरस्टोन है इजराइल की सिक्योरिटी, लेकिन वो सिक्योरिटी की हद तक है। ये नहीं है कि उनके मिलिट्री मिसएडवेंचर्स में भी अमेरिका शामिल होता रहे। ऑलरेडी ईरान की जंग में अमेरिका के शामिल होने से देखिए अमेरिका में कितने उनके मुफादात को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक दुनिया में वेट है उसको इफेक्ट हुआ है। वो फिर अमेरिका के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी साख मुतासिर हुई है। तो वो जाहिर है कि हर चीज को जो उसका कॉस्ट बेनिफिट है, पॉलिटिशियंस तो उसको वे करके फिर फैसले करते हैं। तो इसलिए अब इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, इजराइल के अंदर की जो सियासत है वो ही बाहर जो है इस चीज में एक्सटर्नलाइज हो रही है। मैं समझता हूँ इजराइल के अंदर जो है नेतन्याहू एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ करप्शन के बहुत सख्त मुकदमात हैं, अब्यूज ऑफ पावर के बहुत ही सीरियस मुकदमात हैं, और वो अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो तो शायद जेल में हो। वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात हैं, और वो इसलिए अबेंस में है किस्म के क्योंकि उसने इमरजेंसी इंपोज की हुई है, और इस इमरजेंसी को जारी रखने के लिए उसको मुसलसल जंगें करनी पड़ती हैं। तो सर कभी एक मुल्क से कॉन्फ्लिक्ट, जौहर साहब, अगर मुसलसल जंगें करना पड़ सकती हैं तो ये जो अबू ज़हूर फजाई अड्डे के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद जो मोसाद के सरबराह हैं वो वजीर दिफा जो शाम के उनके साथ राबिता करते हैं, तो शाम के महाज के ऊपर कुछ नरमी देखने को मिलेगी या ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इजराइल को खासतौर पे गिवन के वहां पे इलेक्शंस भी होने वाले हैं इजराइल में, थोड़ा सा जो है मोहतात रवैया अपनाना होगा फ्यूचर में। अब ये चीज जो सर मेरा बुनियादी सवाल है, जब देखने की ऐनक ही पुरानी हो तो फिर वो शामी सदर को अबू जोलान के तौर पे देखेंगे या अहमद अल शरा के तौर पे देखेंगे? देखिए वो तो किसी भी मुसलमान लीडर को जो है उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से हम या आप देखते हैं। उनकी जो ऐनक है वो तो वैसे ही रहेगी। वो जो एक बायस है, उनके जो परसेप्शंस हैं उसमें तो उनको उसका बदलना तो मुमकिन नहीं है जो है। और इजराइल में ये देख लें, ये नेतन्याहू ये नहीं कि सिर्फ एक इंतहा पसंद वो है नेतन्याहू खुद, लिकुड पार्टी तो बहुत ही ज्यादा इंतहा पसंद समझी जाती थी, लेकिन अब जो इजराइल की सियासत है उसके अंदर जो बाकी पार्टीज हैं वो उससे भी ज्यादा इंतहा पसंद है। वहां पे तो बेन गवीर जैसे लोग हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं कि जिसपे दुनिया मैं समझता हूँ लानतान करती है। जो इस तरह की शख्स इस तरह की बातें करता है कि जी एक इजराइल की कैजुअलिटी जो सी है ना वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, बेशक 1 लाख कैजुअलिटीज हो जाए जो है ना फलस्तीनियों की। तो अब जब इस किस्म की वहां पे सियासत हो रही है इजराइल में, तो जाहिर है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी उसी का शाखसाना होगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इजराइल की इंटरेस्ट में होगा कि वो इस तरह जो है वहां पे मुदाखलत पहले से भी ज्यादा करे, क्योंकि देखिए जितना आप अपने आप को स्ट्रेच करते जाएं स्ट्रेटेजिकली उतना फिर मुश्किल होता जाता है। ऑलरेडी ईरान में जो उन्होंने किया और उसका वहां पे क्या हुआ, वहां पे अमेरिकन भी स्टक हो गए हैं, इजराइल खुद भी स्टक हो गया। तो सिफारती महाज पे मजीद अपने आप को स्ट्रेच करना और जंगी महाज के ऊपर मजीद उसका फैलाव करना ये कतई तौर पे इजराइल के फवाइद जाएगा, और इसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो इलेक्शन के अंदर भी भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।